हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम 16 फरवरी को होने वाला है, इस प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी कंप्लीट सिलेबस है मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसे हम या तो एमसीक्यू के माध्यम से या उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो थ्योरी पोर्शन है वो यहां पर कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो यहां पर हम यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 7 में भी एनवायरनमेंट, और हमने एनवायरनमेंट को एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो आज की क्लास में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो तीसरा पार्ट है उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करें उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। अगर बात करेंगे टेस्ट सीरीज की जो खास बात है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं वो रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी एग्जाम है। मतलब जैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं टेस्ट सीरीज में। और सबसे खास बात आप लोगों के लिए, ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको 99 रुपए पर मिलने वाली है। तो ये भी बहुत एक आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद है, मंतव्य, संपूर्ण है, सिद्धि है, समर्पण है। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और यहां पर ध्यान देंगे कि जो भी क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिल जाएंगी। यहां पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है अभी फिलहाल वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद या तो बारकोड को स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी क्लासेज होंगी ना, हमारी जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लाइक हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, डेली क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेंगे? राव एकेडमी की एप्लीकेशन पर। इसलिए खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों को भी प्रमोट करना है। ये हमारे ऑनलाइन या फिर बोल सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है। यहां पर भी आप हमसे जुड़ करके राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? आपको बताना है सर, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एनजीटी का गठन कब हुआ था? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है। आंसर सभी को करना है। चलिए अगर बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2010। अगर बात करेंगे एनजीटी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था तो लिखेंगे एनजीटी एक्ट 2010। इसी के तहत एनजीटी का गठन हुआ और वो डेट भी आपको याद रखना है, 18 अक्टूबर 2010। कब हुआ था भैया? 18 अक्टूबर 2010। और एनजीटी के गठन के पीछे उद्देश्य क्या था तो लिखेंगे पर्यावरण का, जो पर्यावरण है हमारा एनवायरनमेंट है, इसका संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या फिर बोल सकते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। ये चीज सभी को याद रखना है। दूसरी बात, अगर बात करेंगे सर एनजीटी की जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली के अलावा भी 4 जगह है आपको याद रखना है जहां पर रीजनल सेंटर है। सबसे पहले लिखेंगे भोपाल, भोपाल के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद पुणे और पुणे के बाद कोलकाता। तो आपको बताना सर, एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो तो दिल्ली में है, लेकिन इसके जो रीजनल सब सेंटर है वो कहां कहां पर है? भोपाल में है, चेन्नई में है, पुणे में है और कोलकाता में है। गठन कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010। किस अधिनियम के तहत? एनजीटी एक्ट 2010। याद रखेंगे कि जो एनजीटी के चेयरमैन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसके चेयरमैन होंगे वो हमेशा या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन कैसे? रिटायर्ड जज, या फिर अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे
तो वो चीफ जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वहां के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं, कोई भी जज होंगे, अगर वो रिटायर्ड है तो वो एनजीटी के चेयरमैन बन सकते हैं। क्या बातें क्लियर है सभी को? इतनी सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑब्टेन्ड बाय, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो फूड चेन आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग पढ़ते हैं पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या डिकम्पोजर? सभी लोग आंसर करेंगे। सबसे उच्चतम पोषी स्तर कौन होते हैं भैया? उच्चतम पोषी स्तर हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन होते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमनीवोर्स। इन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। क्या होते हैं? सर्वाहारी, ठीक है ना। देखिए सबसे नीचे अगर बात करें तो वो होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जनरली जो हरे पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये प्रकाश संश्लेषण की मेथड से खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो इन दोनों को ही कंज्यूम कर ले उन्हें बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर या अपेक्स प्रेडेटर। अपेक्स प्रेडेटर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई नहीं खाएगा। जैसे टाइगर है, टाइगर अपेक्स प्रेडेटर है, जैसे वल्चर है अपेक्स प्रेडेटर है, ठीक है ना। तो हमेशा जो अपेक्स प्रेडेटर होते हैं या ओमनीवोर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कई बार अगर ऑप्शन में पूछे ना अपेक्स प्रेडेटर, तो वो भी आपके क्या होंगे? हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि जो डिकम्पोजर होते हैं, देखिए जो डिकम्पोजर होते हैं, जो सड़ी गली चीजों से अपना पोषण करते हैं, उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। बेसिकली बायोटिक और अबायोटिक के बीच में अगर बात करें इंटरलिंकिंग का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर यहां पर भी हो सकते हैं, हरे पौधों पर भी, प्राइमरी पर भी, सेकेंडरी पर भी और अपेक्स पे भी। तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर आपको मिलेंगे, सिवाय कहां पर? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर नहीं होते। बाकी अगर बात करेंगे कंज्यूमर की तो वो हर जगह पर आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया? ओमनीवोर्स या सर्वाहारी। चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम, बहुत अच्छा सवाल है। लेंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण कौन सा है? पॉन्ड्स एंड स्विम्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। जो लेंटिक इकोसिस्टम है इसका उदाहरण क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉन्ड्स एंड स्विम्स। आइए समझते हैं। अगर बात करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक्वेटिक इकोसिस्टम बेसिकली दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं लोटिक और एक को बोलते हैं लेंटिक। ध्यान से समझना। लोटिक मतलब हम लोग बच्चों या छोटे छोटे बच्चे ऐसे लोटते हैं ना, लोटते मतलब रोल करते हैं ना, मतलब वो मूव करते हैं, ऐसे दिमाग में रखना है। लोटिक मतलब सर लोटने वाला मतलब मूव करने वाला, रोल करने वाला। तो लोटिक का मतलब यहीं से निकल के आता है सर जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर मतलब जो पानी बह रहा है, प्रवाहशील है, उसे आप क्या बोलते हैं सर? लोटिक इकोसिस्टम। और जहां पर पानी रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ है, उसे आप क्या बोलते हैं? लेंटिक इकोसिस्टम। अब खुद सोचिए कि जो तालाब है और जो दलदल है, क्या वहां पर पानी का मूवमेंट होता है? नहीं होता, क्योंकि तालाब है सर, एक तालाब है, एक झील है, ना पानी इधर बह रहा, ना इधर बह रहा, ना इधर बह रहा, ना इधर बह रहा, पानी वहीं पर स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, उसे आप क्या बोलेंगे सर? लेंटिक। जैसे नदी है, जैसे झरने हैं, अब नदी का पानी बह रहा है, झरनों का पानी बह रहा है, स्प्रिंग का पानी बह रहा है, उसे आप क्या बोलेंगे सर? लोटिक, क्योंकि पानी का मूवमेंट हो रहा है। बातें समझ में आ रही हैं क्या? तो यहां पर देख सकते हैं सर जो तालाब है और जो दलदल है वो लेंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया हैव बीन डेजिग्नेटेड एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको बताना है
कि इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सेंटर है। ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न हिमालय। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट। अगर बात करेंगे ना, देखिए यहां पर मैं आपके बहुत से डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप लोगों ने अभी तक आपने जितनी भी बुक पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, बहुत से नोट्स भी पढ़े होंगे, हर जगह वहां पर लिखा रहता है कि भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आप बताएंगे सर भारत में कितने हैं? 4। लेकिन मेरे हिसाब से कितने हैं? अगर बात करेंगे वर्ष 2021 में द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये बात छप चुकी है। भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 6। कितने भैया? 6। उन 6 का नाम आपको याद रखना है। कितने भैया? हॉटस्पॉट कितने हैं? हॉटस्पॉट कितने हैं? 6। और हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कम से कम 1500 प्रजाति के, कम से कम, इसकी कंडीशन भी कई बार दिमाग में रखना है, कम से कम भैया 1500 प्रजाति के फ्लोरा और फौना, मतलब पेड़ पौधे या जानवर वहां पर पाए जाते हो, और उस क्षेत्र की लगभग 70% बायोडायवर्सिटी नष्ट हो चुकी है या नष्ट होने की कगार पर है, तो हम उस क्षेत्र को क्या घोषित कर देते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। कि भाई वहां की जो जैव विविधता है वो बनी रहे, वो संरक्षित रहे। अब देखते हैं भैया भारत में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हिमालय, और यहां पर ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ नहीं आपको याद रखना है सर, हिमालय। दूसरा आपको याद रखना है सर तराइन, तराइन द्वार। ये द्वार शब्द जैसे हरिद्वार, तो तराइन और द्वार, दून और द्वार बेसिकली क्या होते हैं? घाटी। ये वाला जो घाटी वाला क्षेत्र इसी को बोलते हैं द्वार और दून, ठीक है ना। जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो ये घाटी वाला क्षेत्र है। तो तराइन द्वार वाला जो क्षेत्र है, फिर लिखेंगे सुंडा लैंड, सुंडा लैंड बेसिकली आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। आगे लिखेंगे सुंदरवन, सुंदरवन। आगे लिखेंगे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और अगला लिखेंगे इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। तो टोटल कितने हॉटस्पॉट है भारत में भैया? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन से? हिमालय, तराइन द्वार, सुंडालैंड कहां पर है? अंडमान निकोबार, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंदर वन। चीजों को नोट करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट हो तो वो चीज भी आपको पूछना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, जो रेड डेटा बुक है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूएनईपी, WWF, IUCN या फिर यूनेस्को। जो रेड डेटा बुक है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी IUCN। समझते सर ये जो रेड डेटा बुक है ये है क्या? बेसिकली जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज के, इंडेंजर्ड स्पेसीज के, चाहे वो प्लांट्स हो मतलब फ्लोरा हो, चाहे वो एनिमल हो फौना हो, या फिर माइक्रोब्स हो सूक्ष्म जीव ही, इनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और उसी को बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये कौन पब्लिश करेगा बताएंगे सर? IUCN, IUCN। पहली बार ये लिस्ट कब आई थी? 1964। सबसे पहली बार कब आई थी भैया? 1964। कब आई थी भैया? 1964। मतलब कि सर ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे सूक्ष्मजीवी, ऐसे जानवर जिनका अस्तित्व खतरे में है, जो इंडेंजर्ड है, विलुप्त हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और इसी को बोलते हैं रेड डेटा बुक। इसे पब्लिश कौन करता है? IUCN। IUCN का जो गठन है, स्थापना कब हुई थी? 1948 में IUCN। और IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, ग्लैंड नाम का एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? सबसे पहली बार रेड डेटा बुक कब पब्लिश हुई थी भैया? 1964 में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु क्वाइंड द टर्म बायोडायवर्सिटी? ये बायोडायवर्सिटी जो शब्द है, ठीक है ना, उसकी रचना किसने की है? सबसे पहली बार बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? CJ बैरो, D कार्टर, वाल्टर जी रोजन, DR बैटिश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हु क्वाइंड द टर्म बायोडायवर्सिटी? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाल्टर जी रोजन, वाल्टर जी रोजन। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, जब बायोडायवर्सिटी शब्द नहीं आया था उसकी जगह पर एक शब्द यूज हुआ करता था, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। क्या यूज में आता था भैया?
बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इस शब्द को देने वाले थे लव जॉय, याद रखना है किसने दिया था, लव जॉय ने दिया था। लेकिन बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था, वॉल्टर जी रोजन। क्या बातें क्लियर है सभी को, वॉल्टर जी रोजन। चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2011 से लेकर 2021 तक का जो डिकेड है, जो 10 वर्षों का एक समय है, उसे किस नाम से पुकारा गया है, या उसे कौन सा नाम दिया गया है। जो डिकेड है ना, उसे किसके लिए डेडिकेट किया गया है, ठीक है ना। तो नेचुरल डिकेड फॉर द डिजास्टर, नेचुरल डिकेड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल डिकेड ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिकेड ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब इस दशक को किसके लिए डेडिकेट किया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइवर्सिटी। मतलब सर 2011 से 2021 तक का ये जो दशक है ना, इसे हमने बायोडाइवर्सिटी, या यूनाइटेड नेशन ने ऐसा बोला कि ये जो दशक है ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए डेडिकेटेड डिकेड है। आगे बढ़ेंगे। विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटेंशन ऑफ द वल्चर्स इन इंडिया। भारत में जो गिद्ध गायब हो रहे हैं, तो गिद्धों के गायब होने में किस पेन किलर का योगदान है भैया, पैरासिटामोल, कोडेन, मॉर्फिन या डिक्लोफेनेक। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी दर्द निवारक दवाई है जो जानवरों को दी जाती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे गिद्ध गायब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिक्लोफेनेक। बेसिकली होता क्या था कि जानवरों को हमने दर्द निवारक दवाई दे दी, कौन सी, डिक्लोफेनेक। जब जानवर की डेथ हुई तो वो जो पेन किलर है वो किसके पास चला गया, वल्चर, क्योंकि गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे जो गिद्ध है, जो वल्चर है, वो गायब हो रहे हैं। इसीलिए ये जो दवाई है वो एनिमल्स या जानवरों के लिए अब बैन हो चुकी है, डिक्लोफेनेक। आगे बढ़ेंगे। इको मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इको मार्क इज गिवन टू इंडिया प्रोडक्ट विच इज, मतलब जो भारतीय उत्पाद को एक इको मार्क दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है, प्योर एंड एडल्ट्रेटेड, रिच इन प्रोटीन, इकोनॉमिकली वायबल या फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें इको मार्क दिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें इको मार्क दिया जाता है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में या जिनके कंजम्पशन में किसी भी तरीके का, या कंजम्पशन के बाद किसी भी तरीके का पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम नुकसान होगा। इस चीज का एक सर्टिफिकेट है, एक मार्क है इको मार्क। और इसकी शुरुआत कब, ये इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, 1991। भारत में इको मार्क की शुरुआत कब हुई भैया, 1991। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनविस बोलते हैं, ऑन द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड। जो इनविस एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है, आपको बताना है वो किस इंस्टीट्यूट में है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईपीएस बॉम्बे और एनआईआरएस देहरादून। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनविस, आईएनवी का मतलब एनवायरनमेंट, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, या हाँ इंफॉर्मेशन, और एस का मतलब सिस्टम, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आईआईपीएस बॉम्बे। आईआईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड साइंस कहां पर है, बॉम्बे में। और वहीं पर एक सिस्टम लगा हुआ है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु प्रोपाइंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ग्रोथ। एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है जिसे बोलते हैं लिमिट ऑफ ग्रोथ। इसकी जो बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में सबसे पहले जो अवधारणा है वो किसने दिया था, यूनेस्को, यूएनईपी, ब्रंटलैंड कमीशन या क्लब ऑफ रोम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो 1962 का है, लिमिट ऑफ ग्रोथ। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम किसने दिया था, क्लब ऑफ रोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच पॉल्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकनी सिंड्रोम।
ये जो नॉकनी सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है? नॉकनी सिंड्रोम किस वजह से होता है? नॉकनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है भैया? नॉकनी सिंड्रोम, नॉकनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? देखिए एक एक करके चीजों को समझ। अगर बात करेंगे मरकरी, मरकरी से होता है मिनी माता, मिनी माता एक बीमारी होती है ना, मिनी माता। फ्लोराइड से तो फ्लोराइसिस से होता है, आर्सेनिक से होता है नॉकनी, सॉरी कैडमियम से होता है नॉकनी। कैडमियम से क्या होता है? नॉकनी सिंड्रोम, ठीक है ना। ये दो चीजें याद रखना है, मरकरी से मिनी माता, कैडमियम से नॉकनी सिंड्रोम। और एक याद रखना है नाइट्रेट्स, नाइट्रेट, नाइट्रेट से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन बीमारी है जो एमपीपीएससी में बहुत फेवरेट है, मरकरी से मिनी माता, कैडमियम से नॉकनी और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सॉरी, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रीजन है, इजी सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये दोनों ही कथन सही है, बिल्कुल सही है सर। और जो दूसरा वाला कथन है वो पहले की पुष्टि भी करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ग्रीन प्लांट्स को आप लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने पोषण के लिए वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर? जो रेफ्रिजरेटर होता है घरों में, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन, एसिटिलीन, अमोनिया या फिर मैफ्रॉन? कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में भरी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैफ्रॉन। कौन सी गैस भरी होती है? मैफ्रॉन। अब देखिए आगे बढ़े उसके पहले फिर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। देखिए जो टेस्ट सीरीज है ना वो बहुत कम पैसों में है, मतलब मात्र 99 रुपए पर आपको मिलने वाली है। तो टेस्ट सीरीज को सभी लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक तरफ लिखा हुआ है सूची 1 और एक तरफ लिखा हुआ है सूची 2। बेसिकली एक तरफ शब्द लिखे हुए इन्वायरमेंट से संबंधित टर्मिनोलॉजी है और उस शब्द को देने वाले कौन है या उस शब्द से संबंध किसका है, ये यहां पर पूछा गया है। तो देखेंगे बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए आंसर सभी को करना है, गलत हो सही हो वो अलग बात है। आइए समझते हैं। देखिए अगर बात करेंगे जो बायोडायवर्सिटी शब्द है वो किसने दिया था? वॉल्टर जी रोजन। बट बायोडायवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? ईओ विल्सन। ईओ विल्सन जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? ईओ विल्सन। अब देखिए वाइल्ड लाइफ शब्द किसने दिया था? हॉर्न डे। हॉर्न डे, हॉर्ना डे, ऐसा समझना है सर। जब भी आप लोग नेशनल पार्क से निकलते हैं तो वहां पर लिखा होता है ना, साइलेंस प्लीज, डोंट ब्लो हॉर्न, आप हॉर्न ना दें, ऐसा लिखा रहता है। तो इस तरीके से दिमाग में रखना है सर। वाइल्ड लाइफ शब्द किसने दिया? हॉर्न दे, हॉर्न डे, हॉर्न डे, इस तरीके से भी दिमाग में रखना है, हॉर्न ना दे, ठीक है। चलिए इकोसिस्टम, एजी टेंस ले, एजी टेंस ले। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टेंस ले। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल। तो चीजों को देख लेंगे भैया, किसका किससे जोड़ी मिल रहा है। सी का 1 है, सी का 1 है, ये वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, सी का 1 है और डी का 3 है, डी का 3 है। अच्छा ये भी ठीक है। बी में देखते हैं, बी में वाइल्ड लाइफ 4, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, सबसे खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे इंडोर एयर पॉल्यूटेंट की, जो हमारा वायु प्रदूषक है वो कौन सा है? और सबसे खतरनाक भी है, सबसे खतरनाक भी है। सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन सा है?
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और रेडॉन। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। देखिए रेडॉन को इसलिए खतरनाक बोलते हैं कि ये ऑर्डरलेस है, ठीक है ना, ये कलरलेस है, कलर, और ये खतरनाक भी है रेडॉन। अगर इसकी जगह पर यहां पर एक ऑप्शन होता कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका भी यही हाल होता है भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। और खतरनाक क्यों है, मैंने आपको पिछली भी क्लासेस में बताया था कि अगर हमारे हीमोग्लोबिन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए ना तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है लेना। मतलब हीमोग्लोबिन केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड को ही घुमाता है, ऑक्सीजन की शरीर में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि ठंडी के दिनों में कभी भी दरवाजा बंद करके चारकोल वगैरह ना जलाएं, और जला भी लेना तो ठीक है, सोने के पहले उसे बाहर रख दें और खिड़की दरवाजे खोल के रखें, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे इसका जो हमारा आंसर होगा रेडॉन। खतरनाक क्यों है भैया, क्योंकि कोई इसकी स्मेल नहीं है और इसका कोई कलर नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फॉर्मिंग, बहुत बढ़िया। नेचुरल फॉर्मिंग के जो अन्वेषक हैं, जो जनक हैं, वो कौन है? नेचुरल फॉर्मिंग के अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक खेती। मैंने यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं लिखा, नेचुरल फार्मिंग। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा लिखेंगे मासानोबू फुकुओका। और अगर बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं पूरे विश्व में, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं भारत में, ठीक है ना, इंडिया में। एमएस रंधावा बहुत फेमस है, इन्होंने ग्रीन डेवलपमेंट करके बुक भी लिखी है, एमएस रंधावा। तो इनका भी योगदान है भारत में, ठीक है। एमएस रंधावा ग्रीन डेवलपमेंट करके बुक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? सीधी सी बात है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था ना, वो कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवलादेव नेशनल पार्क। ये है कहां पर, आपको ही पता सर, मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर। मणिपुर में एक झील है, कौन सी झील है? लोकटक लेक। बस लोकटक लेक में ही ये सब पूरा का पूरा जो वनस्पति है ये बना हुआ है। तो लोकटक लेक बेसिकली समझ लीजिए इस तरीके का है, वहां पर इस तरीके से जल तैरती हुई फ्लोटिंग वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से तैरती हुई वनस्पति या फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और इसी को केवलादेव नेशनल पार्क बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो तैरती हुई वनस्पति है वहां की लोकल भाषा में फुमदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुमदी। तो एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में है। नाम है केवुल लामजाओ। है कहां पर? लोकटक लेक में, ठीक है ना, कोई दिक्कत? भितरकनिका इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में केवलादेव घाना राजस्थान, सुल्तानपुर राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ब्लू कार्बन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा। व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है ना। कार्बन कैप्चर्ड बाई ओशियंस एंड कोस्टल्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट एंड बायोमास, कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ब्लू कार्बन से क्या मतलब है? सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कार्बन की वह मात्रा जो महासागर और तटीय क्षेत्रों में स्टोर है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं सर? ब्लू कार्बन। अगर बात करेंगे फॉरेस्ट में जो भी कार्बन है उसे बोलते हैं ग्रीन कार्बन। क्या बोलते हैं? ग्रीन कार्बन, ठीक है ना। अगर बात करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, इसे बोलते हैं ग्रे कार्बन। क्या बोलते हैं? ग्रे कार्बन। चीजों को नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ब्लू कार्बन मतलब सर समुद्र और तटीय क्षेत्रों में जो भी कार्बन क्या स्टोर्ड है उसे क्या बोलते हैं? ब्लू कार्बन। पेट्रोलियम में ग्रे कार्बन, और जो जंगल, जो बायोमास है, जो फॉरेस्ट है, जो प्लांट्स है, उनमें कौन सी है? ग्रीन कार्बन। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल? सीधी सी बात है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, तो एक साइकिल होता है। तो साइकिल में इंटर होने के लिए सबसे पहले वेदरिंग ऑफ द रॉक्स मतलब चट्टानों का बिखरना, चट्टानों का अपर्दन जरूरी है, ठीक है ना।
किस प्रकार के चक्र में भैया चट्टानों का अपर्दन जरूरी है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर सल्फर? आप तो खुद सोचो कि जो चट्टान है, चट्टानों में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए कार्बन है, आपको भी पता है कार्बन साइकिल मतलब कार्बन का सबसे बड़ा सोर्स प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है। लेकिन ये जो फॉस्फोरस साइकिल है, क्योंकि आपको भी पता है सर, जो रॉक्स है, जो चट्टाने हैं, उनमें ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? फॉस्फेट। क्या मिलेगा? फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट का अपर्दन होगा तब जाके आपको फॉस्फोरस मिलेगा। क्या बातें क्लियर है? तो फॉस्फोरस साइकिल के लिए वेदरिंग ऑफ द रॉक्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। सीधी सी बात है, वो आपसे डिटेल में ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर रिटेन्स इट्स हीट, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायोलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऑल द सोलर रेडिएशन। क्या बात बोलेगी भैया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किसे एब्जॉर्ब करता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। और उसी के एब्जॉर्ब करने की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखिए एक चीज तो पता है, अगर बात करेंगे ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है सपोज, ठीक है ना, ये अर्थ की सरफेस है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, साइंस एंड टेक वाले थोड़ा सा इन चीजों पे ज्यादा पकड़ बना सकते हैं। मैंने आपको बताया सर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? अल्ट्रा वायोलेट। जो इनकमिंग सोलर वेव होती है, जो आने वाली सूर्य की किरणें होती हैं, वो क्या होती है? अल्ट्रा वायोलेट होती है, ठीक है ना, परावैंगनी किरणें होती है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। अब दिन के समय पर बढ़िया, ठीक है, सनरेज यहां पर स्ट्राइक करती हैं और अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, गर्म होता है। अब जब रात का समय हुआ, रात के समय पर इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल वेव्स, जो स्थलीय विकिरण है, अब वो फिर से यूनिवर्स या बोल सकते स्पेस में फिर से वापस जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय पर इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? इंफ्रारेड। और इनकी जो वेवलेंथ है इस समय तक हो चुकी होती है लॉन्ग वेव। मतलब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह से वापस लौटती है ना, तब वो इंफ्रारेड बन जाती है और उनकी जो वेवलेंथ है वो लंबी हो जाती है, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ होती। इसीलिए ये क्या हो जाती है? हमारे जो वायुमंडल में उपस्थित गैस इन्हें क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। इसी की वजह से तो टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू? यूट्रोफिकेशन से संबंधित ये तीन कथन लिखे हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, इट डिप्लीट्स द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्रोफिकेशन। समझना है चीजों को। बेसिकली आपको बता दूं, ये जो यूट्रोफिकेशन की समस्या है हमेशा आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ही आपको ये समस्या देखने को मिलती है। फिलहाल सभी लोगों को आंसर करना है, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझना है, मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है ना ये डी है। ये तीनों ही कथन सत्य है। आइए समझते हैं। मान के चलिए कि ये आपके खेत हैं। समझिएगा मेरे ध्यान से, ये आपके खेत हैं, ठीक है। अब खेतों में आप बहुत सारे क्या डालते हैं? पोषक तत्व डालते हैं, ताकि आपका जो फसल है उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। खेतों में आपने क्या डाले भैया? न्यूट्रिएंट्स या पोषण या खाद, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, बहुत सारे के न्यूट्रिएंट्स आप डालते हैं, ठीक है ना। इसी खेत से लगा हुआ पास में ही एक, मान के चलिए, एक तालाब है। इसी खेत से लगा हुआ या पास में ही क्या है? एक तालाब है। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब किसान जो होते हैं
वो नाप तोल के तो पूरा डालते नहीं है कि जितनी जरूरत है, वो तो एकदम इस तरीके से हवन कर देते हैं पूरे खेत में। तो खेतों में जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है, किसी भी एजेंट के माध्यम से, या तो हवा चली या तो बाढ़ आई और खेतों के ऊपर से जो पानी है बह के कहां चला गया, कहां चला गया भैया, वो पानी इस झील में आ गया। जब वो पानी इस झील में आया तो अपने साथ वो सभी पोषक तत्व भी लेके आ गया जो उस मिट्टी में हमने डाला था। क्या बातें क्लियर है? अब भैया यहां पर क्या हो गया, अब इस झील में क्या हो गया, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, खूब सारे क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, मतलब न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट हुआ, बढ़ गया। अब जब खूब सारे पोषक तत्व आएंगे तो यहां पर खूब सारे फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पेड़ पौधे पानी में सरवाइव करते हैं, मतलब पेड़ पौधे या पानी में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जब फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होंगे तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ठीक है, पहली सब। अब जब फाइटोप्लैंक्टन होंगे ना तो धीरे धीरे यहां पर जलीय जंतु भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। पर एक टाइम होगा ना कि पूरे के पूरे झील में आपको केवल और केवल क्या दिखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन ही दिखेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं तालाबों में जलकुंभी, तालाबों में आप लोग देखते हैं जलकुंभी ही जलकुंभी है, मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म। समझ में आई बात? तो वो किसकी वजह से होता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है। अब देखिए, तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही बात है सर, न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होता है। क्या इससे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है? बिल्कुल कम होगी सर। क्यों कम होगी? क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है ना, अब एक टाइम के बाद ये डेड होंगे। जब पेड़ पौधे खत्म होंगे तो उन्हें अपघटित करने के लिए, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और उस ऑक्सीजन को यूज कौन करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बैक्टीरिया जो इसे डिकम्पोज करेंगे, उसमें ऑक्सीजन लगेगी कि नहीं लगेगी, जिसे आप लोग बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये जो घुली हुई ऑक्सीजन है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटी। ये तीनों ही कथन सही है भैया। यूट्रोफिकेशन बहुत बड़ी समस्या है, जो जलकुंभी आप देखने को मिलती है ना तालाबों में, वो इसी का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण आपको बताना है। एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन बहुत सिंपल सा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना 1, 2 एंड 4। आइए समझते हैं ये है क्या। देखिए अगर बात करेंगे कंजर्वेशन की तो दो तरीके का होता है। एक को आप बोलते हैं सर इन सिटू और एक को बोलते हैं एक्स सिटू। एक्स सिटू, इन सिटू का मतलब क्या है कि जहां पर ओरिजिनल हैबिटेट है, कोई भी पेड़ पौधा है या जानवर है, अगर वो विलुप्त हो रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है, तो जहां पर उसका ओरिजिनल हैबिटेट है आपने वहीं पर कंजर्वेशन कर दिया, मतलब आपने संरक्षण भी वहीं पर किया। जैसे किसी का अगर घर धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो आपने नया घर वहीं पे बनाना शुरू किया, उसे बोलते हैं इन सिटू। लेकिन इसी का उल्टा करिए कि अगर आपने क्या कर दिया, जगह ही बदल दी, आपने जगह ही बदल दी, मतलब कोई भी ओरिजिनली यहां पर है, अब उसके अस्तित्व को खतरा है, ठीक है ना, तो कहीं और लेके जाना और उसे संरक्षित करना, वो क्या कहलाता है भैया, आप बताएंगे सर, एक्स सिटू। इसका एग्जांपल जैसे अभी साउथ अफ्रीका से चीता आया, कहां पर है भैया, कूनो नेशनल पार्क में। तो ये क्या हुआ, ओरिजिनली थे कहां पर, साउथ अफ्रीका, उन्हें लाया कहां गया, कूनो नेशनल पार्क। तो इसे हम क्या बोलेंगे सर, दिस इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। बात समझ में आ रही क्या? चलिए अब देखिए इन सिटू में जैसे नेशनल पार्क होते हैं, अब नेशनल पार्क को ही हम, मतलब कोई एक फॉरेस्ट है तो वहां पर हम संरक्षण के लिए क्या कर देते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इन सिटू। लेकिन अब जंगलों से हम जानवरों को कहां पर रखते हैं, जैसे जू, चिड़ियाघर होता है ना, तो क्या चिड़ियाघर में ही पाए गए थे वो शेर? नहीं, वो शेर लाए गए हैं, उन्हें कहीं और से लाया गया है।
तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू, ठीक है ना। तो देख सकते हैं सर, जो जू होते हैं, जो हैबिटेट रिस्टोरेशन तो नहीं, सॉरी, अगर आपने किसी के घर को ही रिस्टोर कर दिया मतलब वो कैसा है, इन सिटू है। बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं और सीड बैंक होते हैं, 1 2 4, ये किसके उदाहरण है भैया, एक्स सिटू। एक्स सिटू मतलब ओरिजिनल हैबिटेट, जहां पर उनका ओरिजिनल होम है, उससे कहीं और ले जाके अगर आपने उन्हें संरक्षित किया, कंजर्व किया, सो दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। आगे बढ़ेंगे, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में खबरों में थी, इसलिए पूछा भी गया है कि नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू एंड नागालैंड। देखिए ये चीज बताने के पीछे लॉजिक ये है कि आप लोग नेशनल पार्क और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ये पढ़ के जाना है, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू तो देख के ही जाना है, ठीक है ना, कि सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है भैया, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कहां पर है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है एक टिड्डा है, ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, ठीक है, रैबिट ईट्स ग्रॉस हैपर, ठीक है ना, अ फॉक्स ईट्स द रैबिट, ठीक है ना, खरगोश को खा लिया। द पोजीशन ऑफ द ग्रास हॉपर इन द गिवन फूड चेन, पहले समझते हैं भैया, सबसे नीचे है घास, ग्रास है, घास को कौन खा लिया भैया, ग्रास हॉपर, टिड्डा, टिड्डे को किसने खा लिया, टिड्डे को किसने खा लिया, रैबिट, खरगोश, खरगोश को किसने खा लिया, लोमड़ी ने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रास हॉपर है, जो टिड्डा है, उसकी क्या पोजीशन है। अब देखिए जो घास है ये क्या कहलाएगी भैया, ये तो प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है, ये ऑटोट्रॉप्स है। अब इसको किसने खाया, ग्रास हॉपर, तो ये क्या कहलाता है भैया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, देख लीजिए ऑप्शन, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना। अगर बात करेंगे रैबिट, अगर आपसे कोई पूछता कि रैबिट का बताओ भैया इसकी क्या पोजीशन होगी, तो ये है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर बात करेंगे फॉक्स, ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है, चीजें सही है। तो इस तरीके से भी पता होना चाहिए, यहां पर जो घास है उसे बोलेंगे प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। अच्छा एक चीज पता है आपको, जब आप लोग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे ना, तो जो ये प्रोड्यूसर है ये भी बदल जाते हैं। जैसे ग्रास हॉपर के लिए प्रोड्यूसर क्या है, घास है, उसी तरीके से रैबिट के लिए, रैबिट मतलब खरगोश के लिए ये जो टिड्डा है वो एक प्रोड्यूसर है कि नहीं है, तो ग्रास हॉपर को क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसलिए मैंने अभी कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया नहीं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये बन जाएगा भैया टर्सरी। इस तरीके से आगे बढ़ता चलता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो इतनी ही चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कंपोजिशन ऑफ HCFC। आपको बताना है सर जो HCFC है उसका राइट कॉम्बिनेशन क्या है, सही संयोजन क्या है। चलिए तो देखेंगे इसमें क्या क्या है। देखिए इसी को बोलते हैं सर हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। HCFC का मतलब ये होता है। तो देख लीजिए सर, हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन,
ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलते हैं ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत की पहली मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी जगह है? काजीरंगा, कंचनजंगा, बन्नी या फिर वेस्टर्न घाट? कौन सी जगह है भारत में जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को ने इसे घोषित किया है? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये है कहां पर? सिक्किम। सिक्किम का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसे नेचुरल हेरिटेज भी घोषित किया गया है, नेचुरल हेरिटेज, और साथ में कल्चरल हेरिटेज भी घोषित किया गया है। मतलब सर कला और संस्कृति के साथ साथ प्राकृतिक दृष्टि से भी कंचनजंगा को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विथ रेफरेंस टू द भितरकनिका नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू? आपको बताना है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया विच इज वन ऑफ द 26 रामसर साइट। देखिए 26 तो नहीं है, अभी तो 75 से ज्यादा है। इट इज ड्रेन्ड बाई ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर, टुवार्ड द ईस्ट लाइज गहिरमाथा एंड मैराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधी सी बात है ना, अगर बात करें तो यहां पर तीनों ही कथन सही है। देखिए जो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है? तो लिखेंगे उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा में है। अब आपको भी पता है दूसरी बात कि ये जो उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क वाला एरिया है ना, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव सिस्टम है। सबसे पहला है कौन सा? सुंदरबन। दूसरा कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क। ये चीज दिमाग में रखना है। दूसरी बात अगर बात करें तो उड़ीसा में ब्राह्मणी और बैतरनी नदी बहती हैं और इसी नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती हैं। ये चीज दिमाग में रखना है। तीसरी अगर बात करेंगे, इसी के पश्चिम पूर्व में अगर आप देखेंगे तो गहिरमाथा मैराइन बीच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें ये जो नेशनल पार्क है ये क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। क्रोकोडाइल मतलब खारे पानी का जो मगरमच्छ है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और साथ में ओलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं, कछुए होते हैं, उनके लिए फेमस है। तो दो चीजें, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ओलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं, उसके लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? भितरकनिका नेशनल पार्क। कहां पर है? उड़ीसा में। और यह रामसर स्थल में से एक है, भारत में है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट सिस्टम है। ठीक है ना? क्या बातें क्लियर सभी को? तो चलिए फिर आज का ये जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करें उसके पहले सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद इस बार कोड को सभी लोग स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो आईफोन यूजर्स हैं उनको मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन iOS पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आगे चल के हमारी जो भी क्लासेज होंगी ना, जैसे मेंस के लिए होगा या कभी भी कोई भी हमारा प्रोग्राम्स, मेंटरशिप कुछ भी शुरू होती है ना, वो सब कुछ इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। अगर बात करें ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, तो आप यहाँ पर भी जुड़ करके राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।